रेंज फोर्सेस। अगर मैं ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स का, ये सेपरेशन हो जाए और ये पोटेंशियल एनर्जी ले लो सेपरेशन, तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पहले तो जीरो रहती है। अब आप समझ लो कि आप 3-4 फर्मी पे आप देख लो तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगता, राइट? 1 सेकेंड, सॉल्व एग्जांपल पढ़ो, वहां पर क्या एक्सप्लेनेशन लिखा रीड कर, ये जो लिखा ना रीड अपने आप से समझ में आएगा। सो जब बहुत ज्यादा सेपरेशन होगा, सेपरेशन बहुत ज्यादा मतलब ऐसा है, ये फर्मी इज 10⁻⁻15 मीटर के आसपास है। तो ये 10⁻2-3 फर्मी के आसपास रहेगा ना, तो बीच में जरा इंटरेक्शन नहीं आता, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नियरली जीरो। फिर उसके बाद कम होना चालू हो जाती है, डिक्रीजेस अप टू 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट? और यहाँ ये 3-4 पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो 0.8 फर्मी जब सेपरेशन होता है तभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, मतलब वहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं, राइट? आ रही बात समझ में? हाँ। एंड अगर आपने उससे भी कम कर दिया डिस्टेंस तो फिर ये फोर्सेस रिपल्सिव हो जाते हैं। समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है भाई। जरूरत से ज्यादा क्लोज जाओगे तो फिर ये रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाएंगे? सो न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव up to 0.8 Fermi, hence potential energy decreases up to 0.8 Fermi, right? But if distance between two nucleons decreases further, repulsive forces again, मतलब ये यही फोर्स जो है वो रिपल्सिव हो जाता है, राइट? तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट या फोर्स टर्न्स repulsive which protects nucleus from collapsing, भाई अगर ये इतना ही स्ट्रांग होगा और डिस्टेंस कम होने से कम ही होता जाए, फोर्स बढ़ता ही जाएगा, तो ये तो फिर न्यूक्लियस ही कोलैप्स हो जाएगा ना, कुछ भलता ही चीज हो जाएगी, नहीं? हेलो। हाँ। तो ये एक्चुअली 0.8 फर्मी से अगर क्लोज जाओगे ना आप, तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हो जाते हैं? रिपल्सिव हो जाते हैं। 4 फर्मी के बाद तो एक्टिव ही नहीं है, फोर्स ही नहीं लगेगा। 4 फर्मी से आप कम आओगे तो ये फोर्सेस एक्टिव हो जाते हैं। 0.8 फर्मी तक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, उससे और पास आओगे तो ये फोर्सेस रिपल्सिव हो जाते हैं। हमारी बात समझ में? तो सर एक रेंज है जिसमें सिर्फ अट्रैक्टेड रेंज, हाँ। न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। अब मैं पिछले उसमें कॉन्स्टेंसी इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में भी ये टॉपिक डिस्कस किया था, दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, राइट? तो दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, इनका एक रेंज रहता है। 4 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो दीज फोर्सेस आर इनएक्टिव, मतलब न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे एक दूसरे से। अगर आप इनको पुश करके पास में लेके आओगे तो धीरे धीरे इनका फोर्स एक दूसरे पे बढ़ता जाएगा, फोर्सेस जो हैं बढ़ते जाएंगे, राइट? और 0.8 फर्मी पे मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उससे भी और क्लोज लाओगे तो फिर ये रिपल्सिव बन जाएंगे। और अगर रिपल्सिव नहीं होते तो नेचुरली वो फिर न्यूक्लियस कोलैप्स हो जाएगा,
सिंगल पार्टिकल बन जाएगा, कुछ तो नहीं हो जाएगा, तो वहां पे भी एक सेपरेशन रहता है। ओके, हाँ देन न्यूक्लियर फोर्सेस लगता किसके बीच में है? प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किसके बीच में? तो न्यूक्लियर फोर्सेस को दोनों। चार्जेस से कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आर independent of charges on nucleons. That is nuclear force acting between two protons is same as that between two neutrons or a proton and a neutron. Yeah, nuclear forces are independent of charges on nucleons, right? That is, nuclear force acting between two protons is same as that between two neutrons or a proton and a neutron. आ रही बात समझ में? हाँ ये हो गई कहानी। सर, nuclear forces are supposed to be exchange forces. They say they are exchange forces. And क्या exchange forces हैं? न्यूक्लियॉन्स है ना, आपस में कुछ एक्सचेंज करते हैं। दोस्त एक्सचेंज पार्टिकल्स को उन्होंने मीजॉन्स बोला है, राइट? कुछ कुछ बुक्स में थ्योरी मिलेगी आपको। दीज आर एक्सचेंज फोर्सेस। इट्स समथिंग लाइक, दो लोग हैं क्लास में पढ़ते हैं, दे डोंट एक्सचेंज एनीथिंग, तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, राइट? बट विथ समथिंग एक्सचेंजिंग बिटवीन देम। आपने उसको पेन दिया, उसने आपको कुछ दिया, कल उसने पानी पूरी खिला दी, कभी उसने कुछ कर दिया, तो एक्सचेंज चालू हो गया, तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो ऐसा कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, मतलब कुछ थ्योरीज में लिखा हुआ है, राइट, कि दीज आर एक्सचेंज फोर्सेस। जैसा एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन है, वो क्या करता है, एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक मीजॉन पार्टिकल पाई पॉजिटिव एमिट कर देगा, राइट? फिर एक न्यूट्रॉन होगा, उस मीजॉन को दूसरा कोई न्यूट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। या एक न्यूट्रॉन है, एक पाई नेगेटिव एमिट कर देगा और खुद प्रोटॉन में कन्वर्ट कर जाएगा। और एक प्रोटॉन होगा, वो पाई नेगेटिव दूसरा को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे कन्वर्जन चलते रहते हैं, एक्सचेंजेस होते रहते हैं। और न्यूट्रॉन पाई नॉट भी होता है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक प्रोटॉन कुछ एक मीजॉन एमिट करेगा, प्रोटॉन में बना रह जाएगा, ये दूसरा एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ और बन जाएगा, राइट? सो मीजॉन पार्टिकल्स एक्सचेंज करते रहते हैं ये लोग। इसके लिए वो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप हुआ है। दोस फोर्सेस आर नोन एज न्यूक्लियर फोर्सेस। आई होप आपको समझ में आया। तो आई विल स्टार्ट। मतलब अब स्टेबिलिटी आपको समझ में आ गई कि न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है। चलो, जितना भी स्टेबल होता है, कुछ कम होता है, जो भी होता है, तो अब स्टेबल होता है और जो स्टेबल नहीं होता उससे क्या होता है वो पढ़ना। तो उससे शुरू होती है रेडियो एक्टिविटी। उससे शुरू होती है रेडियो एक्टिविटी। सी, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ आपने देख लिया, तो इससे आपको ये फील भी आ गया कि ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं, न्यूक्लियस जो है, वो स्टेबल होते हैं, बट सब में उतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है। ऑल द न्यूक्लियॉन्स
nucleus are not equally stable, right? We have seen that binding energy per nucleon is maximum for mass number 56. तो वो होना चाहिए सबसे ज्यादा स्टेबल, ना उससे बड़े उसके बराबर स्टेबल हैं, उससे बड़े भी थोड़े अनस्टेबल होंगे. अनस्टेबल मीन्स ऐसा नहीं कि एकदम एकदम भयंकर अनस्टेबल है, बट एक मास नंबर है, राइट? ये 56 है, मास नंबर 56 है, राइट? तो ये मैक्सिमम स्टेबल है. तो जो उससे आगे वाले हैं वो भी इससे कम स्टेबल है, जो उससे नीचे वाले हैं वो भी कम स्टेबल. ये जो है वो मैक्सिमम स्टेबल है. दिस हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट? मास नंबर 56 हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट? सो मास नंबर दिस हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी. इसके ऊपर वाले भी उतने स्टेबल नहीं होते, उसके नीचे वाले भी इतने स्टेबल नहीं होते. करेक्ट. तो क्या करना, तो पहले आपको रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ. सी, एक आदमी है, अकेले रह रहा है. एक आदमी अकेले रहता है, राइट? जंगल में रह रहा है अकेले, फिर और दूसरे जंगल में बाजू में एक और आदमी रह रहा है, एक और आदमी रह रहा है. तो ये लोग की टेंडेंसी क्या होगी? इनकी टेंडेंसी क्या होती है? इनकी टेंडेंसी होती है ग्रुप बना के रहने की, राइट? अकेले रहने में स्टेबिलिटी कम रहती है, ग्रुप रहता है, सर्कल रहता है, तो एक स्टेबिलिटी रहती है, राइट? सो दे फॉर्म ग्रुप्स. ऐसे ही होता है ना? फिर ग्रुप बड़ा होता चला गया, ग्रुप बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया. जब ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है? अनस्टेबिलिटी आने लगती है. अनस्टेबिलिटी आने लगती है तो क्या होगा? कुछ एक लोग ऐसे निकाल के अपना अलग ग्रुप में चले जाएंगे. ऐसे ही होता है ना? प्रैक्टिकली आप देखो, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होगा. नया नया स्कूल चालू किया तब कोई किसी से फ्रेंड्स नहीं होता, तो धीरे धीरे एक एक फ्रेंड बनना चालू होते हैं, राइट? फिर बनते बनते गोला बड़ा होता जाता है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनने लगते हैं, फिर झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, फिर अपना अपना छोटा छोटा ग्रुप बना के अलग अलग निकल लेते हैं, राइट? So, ऐसा ही न्यूक्लियस के साथ होता है. जो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं उनमें भी अनस्टेबिलिटी है, वो उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है. तो छोटे न्यूक्लियस होते हैं, वो उनकी टेंडेंसी क्या होती है? अगर स्मॉलर न्यूक्लियाई आप देखोगे तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है? टू कोलीज. वो क्या करते हैं? कोलीज करते हैं और लार्जर न्यूक्लियाई बनाते हैं. और बहुत बड़े बड़े जो बहुत लार्ज न्यूक्लियाई हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? उनमें भी अनस्टेबिलिटी आ गई है, तो वो क्या जाते हैं? स्प्लिट होते हैं. उनकी टेंडेंसी होती है स्प्लिट करने की और बनने की क्या? स्मॉल न्यूक्लियाई. पर्पस सबका एक ही है. क्या पर्पस है? स्टेबिलिटी गेन करना, नहीं? तो अगर आप सारे न्यूक्लियस को की टेंडेंसी चेक करोगे तो सबकी टेंडेंसी बेसिकली मास नंबर 56 तक जाने की है. क्यों? वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो एक आइडियल है. अरे बस सुनिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल दो कि फ्रेंड सर्कल में 4 लोगों का सर्कल सबसे स्ट्रांग होता है. 4 लोग अगर रहेंगे तो बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी. तो कोई अकेला रहेगा तो फिर बॉन्ड बनाएंगे तो 4 हो जाए, मतलब धीरे धीरे होके 4 बनने की कोशिश करें. और कहीं सर्कल बड़ा हो गया, 8-10 हो गए, तो वो फिर बोलेंगे चलो यार अलग हो जाओ, तो 4-4 हो जाते हैं. तो इट्स समथिंग लाइक उनकी बड़े वालों की टेंडेंसी है छोटा होने की, छोटे वालों की टेंडेंसी है बड़ा होने की. तो एक ऑप्टिमम नंबर है जहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है. तो सब सारे न्यूक्लियस की टेंडेंसी है कि हमारा मास नंबर 56 होना चाहिए, काइंड ऑफ. ऑलराइट, समझा? तो ये होगा कैसे? तो ये कैसे करते हैं वो लोग? न्यूक्लियस जैसे लार्जर न्यूक्लियाई है वो फ्रैगमेंट होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स उससे निकलते जाते हैं और धीरे धीरे वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता जाता है, राइट? क्या होगा? कुछ रेडिएशंस निकलेंगे, कुछ पार्टिकल्स एमिट होंगे, ऐसा करते करते वो अपने साइज को छोटा करता है. कौन? एक लार्जर न्यूक्लियाई. बस यही करने के प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी. तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? larger nuclei
in order to attain stability, that is by increasing the binding energy per nucleon. That is by increasing their binding energy per nucleon. Larger nuclei in order to attain stability, that is by increasing their binding energy per nucleon, emit radiations and particles from nuclei. This phenomena is known as radioactivity. इसी को radioactivity बोलते हैं। है बचन में? So what is radioactivity? रेडियोएक्टिविटी कह लो या एक्टिविटी कह लो, क्या होता है? तो रेडियोएक्टिविटी क्या होता है? जो लार्जर न्यूक्लियाइज होते हैं, दे in order to attain stability emit radiations and particles from the nuclei, right? Alpha particle, beta particle, gamma radiations. So they emit particles and radiations. क्यों करते हैं ऐसा वो? In order to attain stability. और इसे फिनोमेना को उन्होंने नाम दिया रेडियोएक्टिविटी. Was accidentally invented by Becquerel, right? छोटी सी कहानी दी हुई बुक में, पढ़ लेना आप. तो इसको बोलते हैं रेडियोएक्टिविटी. ना क्या क्या एमिशंस आते हैं? What all emissions, you know? तो एक्चुअली जैसा रेडियोएक्टिव सैंपल है, तो रेडियोएक्टिव सैंपल को उन्होंने क्या किया? एक डेंस मेटल लेड के अंदर एक कैविटी बना के रख दिया, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, सही? यहाँ से कुछ रेडिएशन और यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट रख के एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. तो यहाँ से कुछ रेडिएशन सीधे जा रहे थे, कुछ इधर बेंड हो जाता है, कुछ इधर बेंड हो जाता है, राइट? तो लोगों को समझ में आया कि देयर आर 3 टाइप ऑफ रेडिएशन, राइट? Some radiations deviate towards positive side of the field, and some radiations or some particles in fact bend towards negative side, and some go straight, right? तो 3 टाइप के रेडिएशंस होते हैं, ऐसा हमको समझ में आया, राइट? हाँ. तो वही रेडिएशंस आपको एक एक करके समझने हैं. तो फर्स्ट ऑफ देम इज अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज. रेज कह लो, कई लोग उसको अल्फा रेज कह के एड्रेस करते हैं, कई लोग उसको अल्फा पार्टिकल्स कह के एड्रेस करते हैं. बेसिकली पहले तो ये रेडिएशन ही माने जा रहे थे, राइट? बट बाद में समझ में आया दीज रेडिएशंस देमसेल्व्स आर कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, राइट? सो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो रेडिएशन है, वो क्या है? ये कह लो पहले अल्फा रेस. ये जो अल्फा रेस जा रही है, दीज आर अल्फा रेस. तो अल्फा रेस क्या होते हैं? अल्फा रेस और रेडिएशंस आर नॉट रेडिएशंस, बेसिकली दे आर पार्टिकल्स. तो अल्फा रेस कंसिस्ट ऑफ अल्फा particles. And now what are alpha particles? Alpha particles are helium nucleus. Helium nucleus. Alpha particles are helium nucleus. ठीक? Helium nucleus है, मतलब क्या? That hence the mass is nearly 4 times mass of proton, and charge is
2 times the charge on proton. ठीक, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियस. अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियस. What is charge on them? Charge on them is +2e, and what is their mass? Their mass is 4 times the mass of proton. Right? हाँ. पर्पस क्या होता है इससे? अल्फा पार्टिकल्स निकलने से पर्पस क्या होता है? बेसिकली चार्ज कम हो गया. एक न्यूक्लियस बड़ा है, ठीक, बड़ा न्यूक्लियस है, इसमें ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन तो है ही है, राइट? न्यूक्लियर में इंटरेक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स, बट इतने सारे चार्ज पार्टिकल्स मिलके इन दोनों को पुश कर रहे हैं, तो एक टेंडेंसी रहती है यार निकल जाओ, अलग हो जाएगा, तो थोड़ा रिपल्शन कम हो जाएगा, राइट? तो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, बट जब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया तो ये सब मिलके, भाई हम Q1 Q2 देखते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो ये सब मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो एक टेंडेंसी नहीं होगी कि चल यार थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाए. सो एक टेंडेंसी रहती है कि थोड़ा पॉजिटिव चार्ज वहां से अगर निकल गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. तो टू बाय emitting alpha particle from nucleus, total charge on nucleus, total charge inside nucleus decreases. Yeah, by emitting alpha particle from nucleus, total charge inside nucleus decreases, right? Hence repulsion and stability increases. Stability increases. ठीक. न्यूक्लियाई में चेंज कैसा आएगा? Let us assume that there is X, A, Y, S है. ये एक न्यूक्लियस है. There's a nuclei. X is atomic number and Y is its, एक ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? Z A X लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा है? X is symbol of nucleus, Z is atomic number and A is mass number. इससे अगर एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियर, मतलब 2He4. तो क्या होगा? आपका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा, नया न्यूक्लियर बन जाएगा और ये 4 कम हो जाएगा, A-4. तो Z जो है वो 2 कम हो जाएगा, A जो है वो 4 कम हो जाएगा. आई बात समझ में? हाँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरेनियम 238 है आपका, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपको लिखा मिल जाएगा, यूरेनियम 238 है, उससे अगर एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो 238, इससे अगर एक अल्फा 4 कम क्यों होता है? हाँ, मास इज 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन. 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं उसमें. हाँ वही पूछना था. अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 2 प्रोटॉन भी निकलेंगे और साथ साथ में 2 न्यूट्रॉन भी निकलेंगे, राइट? तो उसमें 4 मास नंबर कम हो जाएगा. तो जैसे ये यूरेनियम 238 है, तो इससे 90 थोरियम बन जाता है, रिड्यूसेस टू थोरियम 90 TH234 प्लस 2He4, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट? समझा? तो ये हो गया आपके अल्फा पार्टिकल की कहानी. चलो कल इसको कंटिन्यू करते हैं, आज ही स्टॉप करता हूँ.